हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर के पेपर को लीक करने का दिन। सो आज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले पूरा सिलेबस हम यहाँ तक का कर चुके हैं एंड दो तीन ही चैप्टर, इसके बाद 2 और चैप्टर बचे हैं मैक्रो के, जिसके बाद हम करने वाले हैं हमारा इंडियन इको स्टार्ट। आई नो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि मैम इंडियन इको करा दो, बस 3 वीडियोज बची है, 1-2 दिन में हम इंडियन इको स्टार्ट कर देंगे। अगर इसके पीछे वाला देखना है तो डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज की प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से नोट्स ले लेना, व्हाट्सएप से एमसीक्यू मिल जाएंगे एंड डेली सोर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लस मोटिवेशनल रील्स हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो अगर स्क्रॉल कर भी रहे हो दिन में 5-10 मिनट, तो कुछ अच्छा स्क्रॉल करो, कुछ अच्छा देखो, मोटिवेट होकर इंस्टाग्राम से जाओ, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं अभी हमारे इस चैप्टर को, जो कि है गवर्नमेंट बजट के बारे में। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसके आने की संभावना 110% है। मतलब जिसको मैं 110 बोलती हूँ उसका क्या मतलब होता है कि वो पक्का आएगा, हर हाल में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर का 110% वाला क्वेश्चन कौन सा है? गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के कुछ 6-7 पॉइंट है। एक्रोनियम भी मैं तुम्हें बता दूंगी, उनका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो भी बता दूंगी, किस तरीके से आ सकता है सब बताऊंगी। पर गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 110% आएगा, चाहे तो एमसीक्यू में आ जाए, प्लस 3 नंबर में भी आ जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड आ जाता है, फोटो के ऊपर बेस्ड आ जाता है, अलग अलग तरीके से आता है हर बार, हर सेट में अलग अलग तरीके से आता है कि किसी सेट में पहला ऑब्जेक्टिव दे दिया, किसी में दूसरा ऑब्जेक्टिव दे दिया, पर आना लाजमी है, 110% आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि असर्शन रीजन के बारे में है। तो बोला जाता है द पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक एंड पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। अब देखो पब्लिक गुड्स क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। पब्लिक गुड्स का क्या मतलब होता है? ऐसी गुड्स जो सारी जनता के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी गुड्स जो सारी जनता के लिए फ्रीली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, कि उस जगह पे जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते। एंड अगर मैं एक पब्लिक पार्क में चली गई, उससे आपका जाना किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ, आप भी जा सकते हो, आप जा रहे हो, मैं भी जा सकती हूँ। तो वो होती है पब्लिक गुड, ठीक है। वो फ्रीली अवेलेबल होती है, कलेक्टिवली हर कोई उसको, पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग मिलके उस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एक पब्लिक पार्क, ठीक है। तो पब्लिक पार्क जो है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो कलेक्टिवली सब लोग मिलके उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए उसको पब्लिक गुड बोला गया है। लेकिन प्राइवेट क्या होगा? मेरा खुद का प्राइवेट घर है भैया, मैं अपने प्राइवेट जगह पे किसी को नहीं आने दूंगी, तो वो कलेक्टिवली सब लोग मिलके कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन जो भी पब्लिक वाली चीज है वो सब लोग मिलके कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो पब्लिक गुड है वो एक्सक्लूडेबल है, राइवलरस है। क्या वो एक्सक्लूडेबल और राइवलरस है? जी नहीं, वो बिल्कुल भी एक्सक्लूडेबल और राइवलरस नहीं होती है। एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि आप किसी को वहां जाने से रोक सकते हो, आप किसी को भी एक पब्लिक पार्क में जाने से नहीं रोक सकते हो। एक पब्लिक पार्क पब्लिक के लिए है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एंड राइवलरस, राइवलरस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने वो चीज यूज कर ली तो वो आपको नहीं मिलेगी, आपने वो चीज यूज कर ली तो मेरे को नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है ऑब्वियसली। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पब्लिक बस है, ठीक है, उस पब्लिक बस में आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकती हूँ, आप मुझे नहीं बस से निकाल सकते, मैं आपको नहीं निकाल सकती। आप अपनी सीट पे बैठो, मैं अपनी सीट पे बैठूंगी। पर अगर मेरी प्राइवेट गाड़ी है, अगर वो आप मेरी गाड़ी लेकर चले गए, तो मेरे को नहीं मिलेगी मेरी गाड़ी, राइट। तो मेरी गाड़ी है, उसको मैं ही यूज करूंगी, मैं आपको भगा सकती हूँ अपनी गाड़ी से। एंड अगर मैं अपनी गाड़ी लेके चली गई तो आपको ऑब्वियसली वो गाड़ी यूज करने को नहीं मिलेगी। तो वो रिवेलरस है, एक्सक्लूडेबल है, प्राइवेट गुड। लेकिन पब्लिक गुड जो है वो ना ही राइवलरस है, ना ही एक्सक्लूडेबल है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, ठीक है। अगला हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट पेयर, A1, B2, C3 या D4 में से, ठीक है। पहला आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब है कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो टैक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा। कोई फाइन है, ठीक है, कोई भी दूसरी चीज हो सकती है, बट वो लाइसेंस की फीस हो सकती है, पर वो टैक्स नहीं है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज तो एक टैक्स है। तो ये रेवेन्यू तो है पर नॉन टैक्स नहीं, बल्कि ये टैक्स रेवेन्यू है। तो ये गलत है। इनडायरेक्ट टैक्स, फ्री राइडर। जो फ्री राइडर है बेटा, वो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हो सकता है? जो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है वो इंसान ऑब्वियसली टैक्स पे करके कोई चीज खरीद रहा है, तो वो फ्री राइडर नहीं हो सकता। फ्री राइडर वो इंसान होगा जिसने कुछ पेमेंट नहीं करी और फिर भी वो उस चीज को यूज कर रहा है। पर जिसने टैक्स पे किया है उसने तो पैसा दे दिया, तो वो फ्री राइडर नहीं हो सकता।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बोरो कर रहे हैं तो वो जब हमने कोई चीज बोरो करी है तो वो तो उल्टा मेरा रेवेन्यू होगा ना, वो मेरा एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने बोरो किया तो पैसा आएगा ना मेरे पास, खर्चा थोड़ी कर रही हूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग नहीं है, बोरोइंग तो क्या है, हमारा कैपिटल रेवेन्यू है। ठीक है। प्राइवेट गुड्स राइवलरस इन नेचर, ये मैंने अभी आपको बताया है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्राइवेट गुड है वो राइवलरस है नेचर में। ठीक है, कि अगर एक ने यूज कर लिया तो दूसरे के लिए खत्म हो जाएगी वो चीज। ठीक है। अगला, अब ये मेरे पास आता है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही होगा प्रोबेबली। ठीक है। हाँ, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने प्रोवाइड कराई है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपना पैसा लगाया है और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है सरकार को। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो इसके अंदर सरकार क्या कर रही है, अमीरों को नहीं दे रही बल्कि गरीब लोगों को जब भी सरकार कुछ दे रही है तो उसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि सरकार जो है, जो इनकम है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, गरीबों को दे रही है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सरकार जो है, जो भी रिच लोग होते हैं, उनको टैक्स लगाती है और उनके टैक्स के पैसे से क्या करती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको वो चीजें फ्री में देती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि सरकार ने क्या किया, अमीर लोग का जो टैक्स होगा उससे एक स्कीम निकाली, आयुष्मान भारत स्कीम, जो वैसे अच्छे से चलती नहीं है बिल्कुल भी हमारे देश में, लेकिन उसके अंदर सरकार ने क्या किया है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है गरीबों को। तो यहाँ पे सरकार क्या करे, गरीबों को इनकम दे रही है अमीरों से लेके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे सरकार कर रही है। ठीक है। कहते हैं नेचर ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर, किस तरीके का ये एक्सपेंडिचर है, ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है। अगर सरकार ने किसी को वो पैसा दिया तो वो ऑब्वियसली पहली चीज तो वो एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है। लेकिन क्या उससे सरकार का कोई एसेट बन रहा है? क्या ये गरीब लोग सरकार के लिए एसेट बन गए? नहीं, कोई एसेट नहीं बन रहा, उससे सरकार को कोई इनकम थोड़ी ना जनरेट होगी। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि इससे कोई भी एसेट नहीं बन रहा, कोई भी हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, रेवेन्यू नेचर का है, रोजमर्रा का खर्चा है। इससे हमें ऑब्जेक्टिव क्या पता चलता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का फंक्शन यहाँ पे पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है, ब्रिंग्स इक्वालिटी, इक्वालिटी लेकर आना चाहती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास जो भी पैसा है वो अपने पैसे को सिर्फ अपनी रोटी कपड़ा मकान पे खर्च ना करें, हेल्थ पे खर्च ना करें, बल्कि उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव जगह पे यूज करें। ठीक है। तो सरकार चाहती है कि अमीरों की जो इनकम है उसको उनसे छीन लो और गरीबों को दे दो, ताकि गरीब अपनी इनकम को किसी बिजनेस को खोलने में यूज करे, सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे पे यूज ना करे। ठीक है। इट रिड्यूसेस देयर मेडिकल एक्सपेंस लीविंग हायर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स, ताकि उनके पास इनकम ज्यादा बचे बाकी चीजों के लिए। तो इससे गैप ब्रिज होता है अमीर और गरीबों के बीच का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कंसिडर करते वक्त, हमें कैलकुलेट करते वक्त क्या कंसिडर नहीं करना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हमारी जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस जितना भी रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो वाला खर्चा जो रोजमर्रा का है, जिससे कोई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। रेवेन्यू रिसीट का क्या मतलब है, वो वाली रेवेन्यू जो रोजमर्रा की है, अगेन जिससे कोई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जैसे अभी आपने कुछ फ्री में दे दिया, मेडिकल एक्सपेंस वगैरह, है ना। रेवेन्यू रिसीट क्या होगी, कि तुमने या तो टैक्स के फॉर्म में कुछ भी तुम्हें मिल गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आ गई तुम्हारे पास, कि कोई लाइसेंस की फीस आ गई, कोई फाइन का पैसा आ गया। ठीक है। टैक्स या नॉन टैक्स फॉर्म में तुम्हारे पास रेवेन्यू आ गया, रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रोजमर्रा के खर्चे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट करोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। अब उसमें क्या नहीं होगा, वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू का रोजमर्रा का खर्चा है, सरकार अपना घर चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए करती है, तो ये सही है। इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट पेमेंट करी है तो इंटरेस्ट पेमेंट से भी तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होता। टैक्स अगेन रेवेन्यू रिसीट में आएगा। इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, अब जो तुमने फ्लाईओवर बनाया है ये बहुत क्लियरली मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक एसेट है। और जो भी तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा सीधा एग्जाम्पल यही होता है कि तुमने कोई ना कोई एसेट बिल्ड किया है। अब वो तुमने फ्लाईओवर किया है, ब्रिज किया है, रोड बनाई है, टैंक बनाया है, पुल बनाया है, जो भी सरकार बना सकती है, बिल्डिंग बनाया है, व्हाटएवर सरकार ने कुछ भी बिल्ड किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर सरकार ने कोई लाइबिलिटी को रीपे किया है, वो तो चलो तुम समझते ही हो कि कोई लोन अगर रीपे किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, वो भी। ठीक। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऑब्वियसली इसमें इंक्लूड नहीं होगा, रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं होगा। ठीक है।
अच्छा, क्लासिफाई करना है कि रेवेन्यू रिसीट कौन सी है, कैपिटल रिसीट कौन सी है। इससे कोई भी एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा। इससे होगा कैपिटल रिसीट से या तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या तो तुम्हारा एसेट कम हो जाएगा। मतलब या तो तुमने लोन ले लिया, पैसा आ गया, पर कैपिटल रिसीट है वो, ठीक है, पर वो लायबिलिटी बढ़ा रहा है, या तुमने कोई एसेट बेच दिया तो पैसा आ गया, तो एसेट कम हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, क्या कोई लायबिलिटी और एसेट इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमें लगता है कि भैया ये तो लोन से रिलेटेड है। नहीं बेटा, लोन तो एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट है वो आया है हमारे पास, लोन तो एज इट इज ही रहेगा बेटा जी। सो ये भी जो है हमारा रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब तुमने अपना एसेट बेच दिया, एसेट बेच दिया, तो ये तुम्हारी क्या है, कैपिटल रिसीट है, और इससे क्या होगा, एसेट रिड्यूस होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। अब ये भी मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि बेटा मुझे असिस्टेंस मिली है, मुझे कोई लोन नहीं मिला, मैंने कोई लोन नहीं मांगा था यूएसए से कि भैया प्लीज मेरे को लोन दे दो लड़कियों के लिए, है ना, नहीं, हमने लोन नहीं मांगा, उन्होंने अपने आप से गिफ्ट दिया है, मुझे उसके बदले में उनको कुछ पे नहीं करना, तो इससे मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मैं उनको बदले में कुछ दूं। उन्होंने पैसा दे दिया, ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है। बट इफ यू सी यहाँ पे दो दो नंबर में हमें दोनों एक्सप्लेन करने हैं, तीनों, तो यू जस्ट कैन नॉट टेल कि रेवेन्यू लिखा, कैपिटल लिखा, खत्म, नो, इट्स अ आंसर फॉर 2 मार्क्स ईच। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। अगर कैपिटल है देन यू हैव टू टेल कि कौन सा एसेट रिड्यूस हुआ या कौन सा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, देन यू हैव टू टेल दिस, ठीक है। अगर रेवेन्यू है देन यू हैव टू टेल कि व्हाई इट इज रेवेन्यू, तो इसमें तुम यूजुअली यही लिखोगे कि ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन है, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं है उनको रीपे करने का, हमें कोई रीपेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है क्योंकि इससे मेरा कोई भी एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हुआ, जो भी इंटरेस्ट हमें मिला है वो हमारी एक वन साइडेड ट्रांजैक्शन है अगेन, ठीक है, हमें कुछ रीपेमेंट उसका नहीं करना है, सो इट्स आल्सो अ रेवेन्यू रिसीट। सो दो दो नंबर का है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। कैसे करना है मैंने वो बता दिया। अब ये एनालाइज करो चार्ट को, और इस चार्ट को एनालाइज करके बताओ कि सरकार ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट में कैसे अपने खर्चे को चेंज कर रही है। तो मुझे दिख रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो रूरल डेवलपमेंट का खर्चा है वो ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस ही हो रहा है। जो रूरल डेवलपमेंट का खर्चा है वो ओवर द टाइम थोड़ा पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट सेम सा है। पर जो ये है ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के हमें ट्रेंड को थोड़ा-सा एनालाइज़ करना है, ठीक है? अच्छा, ये 2021-22 का है, ये 2022-23 का है, ये 2023-24 का है। अच्छा, ये बजट एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये भी मैं मान रही हूँ कि पूरा ही एक्सपेंडिचर होगा। ओके, ठीक है। सो सॉरी, हम थोड़ा-सा इसको और डिटेल में अगर हम देखें, मुझे लगा ये सारे ईयर वाइज़ हैं। अगर हम और डिटेल में देखें तो ये जो 2021-22 का है, जो सबसे पहले वाला है, ठीक है? ये पूरा 2021-22 का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो है। जो दूसरे वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है पिछले साल के टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हुआ है। लेकिन फिर 2023-24 का है हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों को प्लस करके एक तरीके से जो भी टोटल आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे भी बजट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है जो पूरा ब्लैक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हें क्लियरली पता चलेगा कि हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर है वो इतना है, बट उससे पिछले साल में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो इतना सा था। तो हमें यहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, क्योंकि 2022-23 का भी अगर मैं टोटल देखूंगी तो वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर भी अगर मैं 2022-23 का भी अगर टोटल देखूंगी तो वो ज्यादा होगा। तो मुझे यहाँ पर ये चीज देखने में समझ आ रही है कि अगर मैं 2022-23 से 23-24 में जाऊं तो ये वाला हमारा जो है रूरल डेवलपमेंट का वो तो डेफिनेटली डिक्रीज ही हुआ है, क्योंकि 2022-23 का तो सिर्फ रेवेन्यू देखो वो भी इतना ज्यादा था, कैपिटल तो अभी इसमें काउंट ही नहीं कर रहे हो। और 2023-24 का दोनों मिला के रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों मिला के इतना कम है, तो रूरल डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है 2022 से 2023 में जाने में, ठीक है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो गरीबों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है मे बी अमीरों वाली साइड पे ज्यादा फोकस कर रही है, गवर्नमेंट अपने उसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का
ऑब्जेक्टिव है उस पे थोड़ा फोकस नहीं कर रही है, ये हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन में देखूँ तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का देखूँ तो उसका डेफिनिटली मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, थोड़ा इंक्रीज तो हो रहा है ओवर द ईयर्स। एंड अगर मैं देखूं बाकी हर चीज के कंपैरिजन में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है। सोशल वेलफेयर कितना कम है, अर्बन और ये सब कितना कम है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना ज्यादा है। सो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे हर चीज से ज्यादा खर्चा कर रही है, रूरल पे उतना खर्चा एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर तुम क्लियरली बोल सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, रीएलोकेशन ऑफ वेल्थ है, गवर्नमेंट उन पे ध्यान कम दे रही है। लेकिन जो हमारा ये वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, इसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ में डाल सकते हो कि सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए सरकार बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं आप इसको भी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करके आंसर करके आओगे। ठीक है, दो दो नंबर के हैं अगेन, ये भी तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन करके आना होगा। अगला है फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट होता है, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें आप रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों को जोड़ लेते हो, दोनों को जोड़ लेते हो। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, मतलब या फिर मैं बोलूं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, है ना, ये हमारा फिस्कल का फॉर्मूला होता है। तो फिस्कल में आप दोनों को इंक्लूड करते हो, कैपिटल वाला भी रेवेन्यू वाला भी, लेकिन रेवेन्यू वाले में आप कैपिटल वाले को इंक्लूड नहीं करते हो। मेजरली ये डिफरेंस है, आप इसी को फॉर्मूला के साथ भी एंड अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करके आओगे। ठीक है जी, आगे चले। अगला आता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस बताओ। सो मेरा जो डायरेक्ट टैक्स होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। जो मेरा डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स लगता है हमारी इनकम के ऊपर। इनकम किसकी हो सकती है, इनकम तो लोगों की भी हो सकती है। तो अगर लोगों की है तो उस पर लगता है इनकम टैक्स। अगर किसी कंपनी की है तो उस पर लगता है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका मतलब क्या होता है, जिस इंसान की जेब से जा रहा है, जिस इंसान की जेब से जा रहा है वही इंसान गवर्नमेंट के पास उसको डिपॉजिट भी करवा रहा है। ये दोनों इंसान क्या है, सेम है, डायरेक्ट इसीलिए बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिसकी जेब से जाता है वो पैसा, वो होता है कंज्यूमर, पर सरकार के पास उसको जमा कौन करवाता है, वो होता है दुकानदार। तो ये दोनों इंसान आपस में डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक गाड़ी लेने जाऊं या फोन लेने जाऊं या कुछ भी सामान लेने जाऊं, तो मैं दुकानदार को 100 रुपए देती हूँ, उस 100 रुपए में से 80 रुपए फॉर एग्जाम्पल होगा मेरा प्राइस और 20 रुपए होगा टैक्स। तो मैं पूरे 100 रुपए किसको दे आई हूँ, दुकानदार को दे आई हूँ, ये भरोसा करके कि ये जो दुकानदार है मेरा 20 रुपए का टैक्स सरकार को जमा करवाएगा। अगर उस दुकानदार ने वो टैक्स जमा नहीं कराया तो सरकार आके मेरे को नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तो दे के आई हूँ ना दुकानदार को। अब वो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि दुकानदार वो 20 रुपए ले जाके सरकार को देके आए, और अगर उसने नहीं दिया तो सरकार दुकानदार को पकड़ेगी, मुझे नहीं पकड़ेगी। ये तो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए, मेरी इनकम है, तो सरकार को मैं ही टैक्स दूंगी, मेरी ही जेब से पैसा जाएगा टैक्स का। लेट्स से अगर 30,000 रुपए टैक्स है तो मेरी ही जेब से पैसा जाएगा 30,000, और मुझे ही सरकार के पास जमा कराने होंगे, सरकार की वेबसाइट पे जाके डिपॉजिट कराने होंगे। और अगर मैंने नहीं कराए तो सरकार आके मेरे को ही पकड़ेगी कि हाँ मैंने जमा क्यों नहीं कराए। मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ही लाइबिलिटी है कि मैं अपने सीए के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इंसान है जिसकी इनकम है उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, या जो कंपनी है उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, और जिसकी जेब से पैसा जाता है उसी की लाइबिलिटी होती है कि वो सरकार के पास जमा कराए। पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जीएसटी। तो हम कस्टमर की जेब से पैसा जाता है ना, पैसा तो 20 रुपए हमने दिया ना, दुकानदार ने अपनी जेब से तो नहीं निकाला ना, तो हमारी जेब से पैसा जाएगा, लेकिन हम दुकानदार को देंगे और दुकानदार उसको सरकार के पास डिपॉजिट कराएगा। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया, जिसकी एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट टैक्स ऑफ द कंपनीज। ठीक है, एक्सप्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये हम कर चुके हैं, बाकी अभी मैं आगे अच्छे से बात करूंगी ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, इसमें से रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट निकालना है। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट करनी है। रेवेन्यू रिसीट में मेरे पास आएगी टैक्स रिसीट
प्लस नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी 3700, इसमें से माइनस क्या करूंगी 1200 और माइनस क्या करूंगी 2000, ठीक है। 7 में से 2 गए 5, 3 में से 3 गए तो 500, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये 500 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, जिसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट को भी ऐड करेंगे। ये है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट क्या होगी, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट में अलग से क्यों ऐड करूं, जब मुझे पूरी ही नॉन टैक्स रिसीट बता दी है तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट क्यों अलग से ऐड करूं, नहीं करूंगी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट ये है मेरी कैपिटल रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन ये भी है मेरी कैपिटल रिसीट, ठीक है। अच्छा, तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस कर रही हूँ कैपिटल रिसीट, 145 और 120, ठीक है। तो ये हो गया 200, 240, 50, 60, 265 मुझे माइनस करना है। तो 500 में से 200 गए तो 300, 300 में से 60 गए तो 240, 5 और गए तो 235, ठीक है। ये है मेरा कैपिटल वाला, ये है मेरा रेवेन्यू वाला डेफिसिट। इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 735 आ जाएगा मेरा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। समझ आया क्या किया मैंने, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3700, उसमें से माइनस किए रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में दो चीजें आती हैं, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इंटरेस्ट पेमेंट है ना, नॉट इंटरेस्ट रिसीट। चलो एनीवेज वो भी ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट जो है मेरा वो आएगा अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। बट जब मुझे ऑलरेडी पूरे का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट को अलग से ऐड क्यों करूंगी, नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे पास पूरा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। इट इज एज गुड एज सेइंग कि नेशनल इनकम के चैप्टर में अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो मैं अपना रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को अलग से ऐड नहीं करूंगी जब मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर मुझे ऑलरेडी पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है तो इंटरेस्ट पेमेंट अलग से ऐड नहीं करूंगी, पर रेवेन्यू रिसीट को टोटल करूंगी दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये मेरा आ गया रेवेन्यू डेफिसिट 3700 माइनस 3200, ठीक है। फिर मुझे निकालना था फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए मुझे कैपिटल वाला और रेवेन्यू वाला दोनों डेफिसिट निकालना है, दोनों को प्लस कर दूंगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो निकला ही हुआ है, कैपिटल वाला निकाल लेती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा ही दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल रिसीट के दो पार्ट दे रखे थे, डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने अपना कोई एसेट बेचा, एसेट रिड्यूस हुआ तो पैसा आया। रिकवरी ऑफ लोन, तो लोन भी अगर मैंने दे रखा था तो वो मेरा एसेट था, एसेट रिड्यूस हुआ पैसा आया। तो ये दोनों मेरे कैपिटल रिसीट थे। तो मैंने 500 में से ही माइनस किया, 235 आया मेरा कैपिटल वाला डेफिसिट, दोनों को प्लस किया तो 735 आया मेरा टोटल फिस्कल डेफिसिट, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे चलें। चलो अगला मेरे पास क्या है, हाँ अगला मेरे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो जैसे मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मेरा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना 110% गारंटीड है। तो इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक स्लाइड बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्रोनियम लिखा था। एक्रोनियम क्या है, मेरे सर, ठीक है। ये हमारा है एक्रोनियम, सर में SRR, ठीक है। तो हमारे पास MERESRR, ये है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड मैंने एक्रोनियम बनाया है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अभी कि अभी एक्रोनियम क्या है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो सरकार की जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, ऑयल के सेक्टर में होती है, नेचुरल गैस के सेक्टर में होती है, रेलवेज के सेक्टर में होती है, कोई अलग अलग सेक्टर्स में सरकार की होती है, बिजली के सेक्टर में होती है, ठीक है। LIC वगैरह है, हमारा पहले तो इसके फोन नेटवर्क का भी था, BSNL वगैरह, ये सब कुछ। तो सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, तुमने भी पढ़ा है ना 1990 से पहले, है ना, चैप्टर 2 में पढ़ा है ना कि सरकार ही बिजनेस करती थी, इंडियन इको चैप्टर 2 में पढ़ा है ना। तो वो जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं उसको सरकार ही तो मैनेज करेगी, और उनको मैनेज करना भी गवर्नमेंट के बजट का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि उनको अच्छे से मैनेज करना है, उनके लॉसेस मिनिमाइज करने हैं, उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट, सरकार ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगी ना, इसीलिए सरकार MG नरेगा लेकर आती है ना। अब तो MG नरेगा का नाम बदल के बहुत लंबा सारा नाम कर दिया, बिकॉज अगेन हर पॉलिटिकल पार्टी है, तो अब बीजेपी बोलती है कि भाई गांधी के नाम पे नहीं होना चाहिए, गांधी जी तो कांग्रेस वाली साइड के थे, है ना। तो भाई अब वो चल रहा है, लेकिन हाँ हमारी स्कीम तो वही है, MG नरेगा स्कीम है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है, हर घर
रोजगार योजना होती है कि सरकार बोलते है कि इतना पैसा मिलेगा, नौकरियां देंगे, अगर नौकरी नहीं मिलती तो इतना पैसा देंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो है लोगों को स्पेशली इन रूरल एरियाज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने आपको समझा दिया कि अमीरों पे हायर टैक्स लगेगा, गरीबों पे टैक्स नहीं लगेगा, गरीबों को टैक्स कंसेशन मिलेगा, गरीबों को चीजें फ्री में मिलेंगी सो दैट अमीरों से लेके पैसा गरीबों को दिया जाए और गरीब उस पैसे से कुछ प्रोडक्टिव इनकम कर सके, कुछ प्रोडक्टिव जगह पे पैसा लगा सके। ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकार जो है ट्रांसपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि देश में जो है फॉरेन से भी पैसा आए, देश में ग्रोथ हो। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, अगर जैसे अब ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, ठीक है, दैट्स ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोविड वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इकोनॉमिकली अगर हम बोलें। ऑब्वियसली हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट इकोनॉमिकली ऑल्सो हमारे देश के लिए, हर देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड। उससे पहले 2008 में हमारा रिसेशन आया था, ठीक है। अलग अलग टाइम पे रिसेशन आता रहता है, मतलब हर दशक में एटलीस्ट एक बार तो हर डेकेड में आ ही जाता है रिसेशन, ठीक है। अब वो रिसेशन कितना मेजर होगा वो डिपेंड करता है, बट वंस अ डेकेड तो हमें देखने को मिल ही जाता है रिसेशन। सो रिसेशन का अगर टाइम है, अगर बहुत सिवियर इन्फ्लेशन है, अगर कोविड जैसा टाइम है, सो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करना उस टाइम पे वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ही टैक्सेस कम ज्यादा करती है, अपना खर्चा कम ज्यादा करती है, जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, है ना, कि टैक्स कम ज्यादा करके, एक्सपेंडिचर कम ज्यादा करके गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे प्रॉफिट के लिए काम करोगे तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली रूरल एरियाज में, ठीक है। ऐसे एरियाज जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, जहां के लोग भी गरीब हैं, उन एरिया में अगर तुम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इसी वजह से उन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस करता ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो प्रॉफिट चाहिए। तो सरकार बोलती है कि ऐसे एरियाज को हम जो है निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को ज़रूरी वाली जगहों पर लगाएँगे, जहाँ पर अंडर डेवलपमेंट है, वहाँ पर अपने रिसोर्सेज़ लगाएँगे, फिर चाहे प्रॉफ़िट ना हो, बट फिर भी उन एरियाज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए हम वहाँ पे रिसोर्सेज़ लगाएँगे। इसके लिए सरकार क्या करती है? इसके लिए सरकार क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को, जो इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी नहीं है वहां से अपने रिसोर्सेज निकालती है और उन इंडस्ट्रीज में अपने रिसोर्सेज को लगाती है जो इंडस्ट्री ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमारी जितनी भी अल्कोहल रिलेटेड चीजें हैं, सिगरेट है, टोबैको है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, सिगरेट टोबैको की इंडस्ट्रीज हैं, सरकार कहती है ये जरूरी नहीं है हमारे देश के लिए, अल्कोहल टोबैको ये इंडस्ट्रीज हमें हमारे देश में नहीं चाहिए। हमें हमारे देश में चाहिए, रूरल एरिया में एजुकेशन चाहिए, है ना, रूरल एरिया में एजुकेशन चाहिए, रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स चाहिए, रूरल एरिया के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि हमें कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो चाहिए रूरल एरियाज में। तो सरकार क्या करेगी, इन इंडस्ट्रीज को बोलेगी कि मेरे को बहुत ज्यादा टैक्स दो, और इनसे बहुत हैवी 100% का टैक्स इनसे लेती है ताकि ये इंडस्ट्रीज ना चले। यहां से पैसा निकाल के सरकार लगाती है यहाँ पे। इसको बोला जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। फिर है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, अगेन अ वेरी वेरी सिमिलर पॉइंट, कि अर्बन एरियाज में कम पैसा लगा के रूरल एरियाज में ज्यादा पैसा लगाया जाए, सो दैट जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है उन एरियाज तक भी जो है डेवलपमेंट पहुंच सके, वहां तक के लोगों के पास भी पैसा, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ पहुंच सके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है और वो नहीं करेगा उन एरियाज में काम, तो सरकार का ही मोटिव है कि सरकार वहां पर काम करे। तो ये हो गए अब हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मैं यूजुअली नहीं समझाती हूँ कोई क्वेश्चन ऐसे, लेकिन मुझे पता है कि 110% ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने अपनी इस सीरीज में भी समझाया है। मतलब मेरे डिटेल लेक्चर्स में तो ऑब्वियसली मैंने समझाया ही है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं मोस्टली क्वेश्चन ही कराती हूँ सिर्फ, लेकिन ये मुझे लगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई विल ऑल्सो हाईली हाईली सजेस्ट कि आप मेरा वीडियो जरूर सुनना जाके, गवर्नमेंट बजट का पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने ये करवाया है, क्योंकि 110% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो प्लीज इसको अच्छे से करना। सो मेरे सर ये हो गया हमारा एक्रोनियम, ये है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन या तो इसका आएगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का आएगा, जिसमें बोला जाएगा कि भैया एक इंडस्ट्री पे हैवी टैक्स लगा दिया एंड रूरल एरिया में काम किया, या फिर आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, जिसमें बोला जाएगा कि आपने गरीब लोगों को पैसा दे दिया, गरीब लोगों को सब्सिडी दे दी, गरीब लोगों को टैक्स कंसेशन दे दिया, ठीक है। या फिर अभी हमने ऊपर पढ़ा था गरीब लोगों को फ्री हेल्थ केयर दे दिया आयुष्मान भारत के अंडर। तो इन दोनों में से किसी एक पे आएगा,
मोस्ट मतलब किसी पे भी आ सकता है। ऐसा है ना, देखो कि 5-6 सेट होंगे, 5-6 सेट में से 3-4 सेट में ये बनता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। एक आधे सेट में स्टेबलाइजेशन या कुछ और आ जाता है, बट यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट विद मेन फोकस ऑन दीज टू। ठीक है, अगला, अब तुम्हें फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। सो अब फिस्कल डेफिसिट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे निकलता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट करोगे तो प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आई विल सजेस्ट कि इसको तुम एक बार खुद से करना। ठीक है, एज अ होमवर्क मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल के बताना। आई विल पिन द कमेंट, जो भी सही कमेंट होगा मैं उसको पिन करूंगी, उस पर मैं बता दूंगी कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्राइवेट गुड्स के 2 एग्जांपल दो, कोई भी तुम अपनी प्राइवेट घर, प्राइवेट गाड़ी कुछ भी लिख के आ सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है 1 नंबर का। ठीक है, पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो खुद की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की जो खुद की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उन कंपनीज के अंडर खुद से सामान प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि होती है हमारी सेल है, ठीक है, आरवीएनएल है, ठीक है, नेचुरल गैस की कंपनीज हैं, ऑयल की कंपनीज हैं, सरकार की खुद की। ठीक है, तो सरकार अगर अपनी खुद की कंपनी के अंडर फॉर एग्जांपल अगर ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी तो जनता के लिए ही कर रही है ना सरकार, तो उसको बोला जाएगा पब्लिक प्रोडक्शन। क्योंकि सरकार जो है खुद फैक्ट्री लगा रही है, खुद ही सारा कुछ कर रही है, खुद पूरा सेटअप लगा रही है, सरकार खुद प्रोड्यूस करके फिर जनता को दे रही है, दैट इज पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविजन क्या होगा कि सरकार ने बोला है, लेट्स से कोई प्राइवेट कंपनी है, सरकार ने प्राइवेट कंपनी को पैसा दे दिया कि तुम करो और लोगों को फ्री में दे दो या लोगों को सस्ते में दे दो। ठीक है, लोगों से पैसा मत लेना, उसकी जगह सरकार दे देगी पैसा प्राइवेट कंपनी को। मतलब सरकार खुद बना नहीं रही है वो सामान, बना कोई और रहा है, और सरकार आपको उन लोगों से फ्री में या सस्ते में लेकर दे रही है। मतलब सरकार का पैसा तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, पर यहाँ पे सरकार खुद बनाकर आपको दे रही है, यहाँ पर सरकार खुद नहीं बना के दे रही, बल्कि बना कोई और रहा है, बस सरकार उससे लेकर आपको फ्री में दे रही है या बहुत सस्ते में दे रही है। या फिर हो सकता है कि लेट्स से अब जैसे आजकल सोलर एनर्जी बहुत चल रहा है, ठीक है, कि सोलर एनर्जी पे कुछ सालों से बहुत फोकस है, ईवीज पे बहुत फोकस है। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं बोलूं कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सरकार जिसमें बहुत पैसा दे रही है, सो दैट इज सोलर एनर्जी, दैट इज ईवीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो उसमें सरकार क्या करती है, बहुत ज़्यादा टैक्स कंसेशन देती है, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है, ठीक है? सो दैट तुम सस्ते से सस्ते दाम पे सोलर एनर्जी बनाओ, ईवीज़ बनाओ और जनता को दो। सोलर प्लांट्स बनाओ और जनता को दो, ठीक है? तो इसलिए सरकार क्या करती है, पैसा देती है, ठीक है? तो ये बना कोई और रहा है, पर सरकार पैसा ले दे रही है उनको, यहाँ पे सरकार खुद ही बना रही है। पब्लिक प्रोविज़न, पब्लिक प्रोडक्शन, ठीक है? अच्छा, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में तुम्हें ये बताना है। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि ये भी तुम अपने आप से करो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज़ सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? गवर्नमेंट बजट यूजफुल है इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन, अभी गवर्नमेंट बजट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि अगर कुछ और डिफरेंट हमें क्वेश्चन मिलता है, बिकॉज़ आई थिंक मेजरली मैं सब कवर कर चुकी हूँ। डेफिसिट कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, पब्लिक प्राइवेट गुड कर लिया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। तो लेट मी जस्ट सी अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे और मिलता है। मैंने देख लिया है पूरा पीडीएफ, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पीडीएफ में, ठीक है? आपको आराम से 10, 15, 20 और क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट आई थिंक ऑलरेडी क्योंकि 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है एंड सारे क्वेश्चंस अब आगे रिपीट है, तो मैं तुम्हें पूरा पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पे जाके, एंड प्लीज पूरे के पूरे पीडीएफ को छान मारो, पूरे के पूरे पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन खुद से कर डालो, ठीक है? मैंने बेसिकली तुम्हें सब समझा दिया है, ऑब्जेक्टिव समझा दिया है, डेफिसिट के बारे में समझा दिया है, कैपिटल रेवेन्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सब समझा दिया है, ठीक है? एंड मैंने बेसिकली इसमें समझाने पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। कैसा आएगा मैंने बता दिया है, अब तुम प्रैक्टिस थोड़ी और खुद से करो, ठीक है? अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है, डाउट ग्रुप है, आप उसमें पूछो कि मैम इसका क्या आंसर होगा। आई ऑल्सो टेल दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर वैसे आपको पीडीएफ में से मिल ही जाएगा, अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। डन लिखो कॉमेंट सेक्शन में जाके, जो 1-2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला है उनका आंसर भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आई टेल की राइट आंसर क्या है। एंड हमें हर जगह पे जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।